I'll start from here because in the last class, this part wasn't recorded. So we started talking about polarization by double refraction, which basically means that there are certain crystals जहाँ पे आपका डबल रिफ्रैक्शन होता है. यूजुअली जब आप रिफ्रैक्शन की बात करते हो, आप कहते हो आपका एक सिंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. But there are certain crystals, and those crystals are anisotropic crystals, which basically means that these crystals have different properties, different physical properties in different directions. So when any unpolarized light is incident on these kind of crystals, what happens is that आपकी जो light है वो split होके refract हो जाती है दो particular rays में या waves में आप कह सकते हो. And that is why the name doubly refracting crystal. Example of such crystals are quartz crystals और calcite crystal. यहाँ पे एक calcite crystal का example दिखाया भी है, जिसके थ्रू अगर आप पेंसिल देखते हो, आपकी पेंसिल की दो इमेजेस दिखाई देती हैं. The reason is that आपकी लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो rather than being a single ray, वो आपके दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी. And that is why इन क्रिस्टल्स के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स की आपको दो इमेजेस हैं वो दिखाई देती है. Hence the name doubly refracting crystals. This is the same, and unpolarized light is incident on these kind of crystals. An example is again calcite या quartz crystal ले सकते हो. आपकी लाइट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है. Now these two parts जिसमें आपकी लाइट ब्रेक होती है, one is called as ordinary ray and the second one is extraordinary ray. आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जो दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है, वो सिंपली दो कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं होती है, बट दोनों कंपोनेंट हैं वो पोलराइज्ड लाइट हो जाते हैं. एंड उनकी जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का देखो तो वो इन प्लेन है, ऑर्डिनरी रे का आउट ऑफ प्लेन है. इमेजिन इट कमिंग आउट ऑफ योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन के अंदर घुस रहा है और स्क्रीन से बाहर आ रहा है. दैट वुड बी बेसिकली योर यहाँ पे, और फॉर द ऑर्डिनरी लाइट वो आपका पोलराइजेशन होगा या वो आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होगी. सो ऑर्डिनरी रे इज ऑर्डिनरी इन द सेंस कि ये आपकी जो यूजुअल लाइट होती है उसके सब रूल्स को फॉलो करते हैं. एन एग्जांपल ऑफ दैट इज बेसिकली दैट इट इज गोइंग टू ओबे योर स्नेल्स लॉ, which basically says that your n2 upon n1 is equal to sin I upon sin r. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है वो आपका स्नेल्स लॉ को ओबे या फॉलो नहीं करेगी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की अनदर प्रॉपर्टी इज दैट फॉर ऑर्डिनरी लाइट इस पूरे के पूरे मटेरियल का एक सिंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. दैट मीन्स इट डज नॉट मैटर कि आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे या इसमें करे या इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे या इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा. Whereas for extraordinary ray, your refractive index of the crystal is going to depend on the direction of movement of the ray. And depending on किस डायरेक्शन में आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे मूव कर रहा है उसके हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि आपके एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट है. आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, सो योर वेलोसिटी ऑफ लाइट which in any medium is given by c upon mu, where mu is the refractive index of medium. Now if for extraordinary ray of light you are saying that your refractive index is not constant, that means your speed of extraordinary ray will be different in different directions, and it would depend कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो हो सकता है इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड डिफरेंट होगी, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड डिफरेंट होगी. एंड जो स्पीड में डिफरेंस आएगा वो ड्रास्टिक जंप नहीं आएगा. देयर विल बी अ स्मूथ चेंज इन द स्पीड और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रे के बारे में अगर हम बात करते हैं, एंड दैट अनदर प्रॉपर्टी एज आई सेड बिफोर कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे. सो नाउ इफ सम बाय सम वे, अगर आपको एक ऐसा मेथड ले लें, इफ यू फिगर आउट अ वे कि आप इसमें से किसी भी एक रे को, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी रे को, यहीं पे इफ यू आर एबल टू कट इट ऑफ, तो आपको इस साइड में प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी.
एंड दैट इज बेसिकली योर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ निकोल प्रिज्म। आपका निकोल प्रिज्म जो होता है उसमें ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू एक आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी में से किसी एक को इफ यू कैन स्टॉप हियर इटसेल्फ इन द क्रिस्टल इटसेल्फ, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है वो दूसरे साइड में मिल जाएगी। Another thing is that these crystals have one particular directions. Calcite and quartz crystals, these are called as uniaxial crystals. There are certain crystals which are called as biaxial also. I'll tell you why these are called as uniaxial crystals. Uniaxial का मतलब uni का मतलब one, axial मतलब axis. So that means एक particular direction. इन क्रिस्टल्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी होती है कि अगर आप उस डायरेक्शन में अगर बात करो तो बेसिकली आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है वो स्प्लिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में अगर होती है तो वो दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। एंड वो जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक ऐसी डायरेक्शन होगी। In one particular direction, the speed of ordinary and extraordinary light will be equal to each other. And that particular direction or that particular axis is basically called as your optic axis. और जिन क्रिस्टल्स में सिर्फ एक ही ऐसी डायरेक्शन होती है जिसमें आपकी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो स्पीड है वो सेम रहती है उनको यूनिएक्सियल क्रिस्टल बोलते हैं। Now it is obvious biaxial crystals में क्या होगा, there will be two such directions जिसमें आपकी ordinary और extraordinary जो light है उनकी speed same होगी। उन crystals को हम biaxial crystal बोलेंगे। But we are only going to talk about calcite and quartz. Both of them are uniaxial crystals. That means दोनों में सिर्फ एक particular डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट है वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे एंड उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ऑप्टिक एक्सिस बोला जाएगा। Here the same thing is shown. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये आपका कैल्साइट का क्रिस्टल दिखाया गया है। इस कैल्साइट क्रिस्टल में ये जो आपकी डैश लाइन है, अगर आपकी लाइट इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग या इसके पैरेलल इंसिडेंट होती है, इन दैट केस आपकी जो लाइट है वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जब ब्रेक होगी तो दोनों की दोनों जो है वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे। आपकी ordinary as well as extraordinary light is going to travel with the same speed along the optic axis. And क्योंकि आपके इस क्रिस्टल में 6 फेसेस हैं, एक टॉप है और बॉटम है, सो एंड ये साइड वाले हैं एंड फ्रंट एंड बैक साइड है, तो आप ऐसे 3 प्लेन बना सकते हो जिसके थ्रू ये जो लाइन है ये पास होगी जो कि आपको यहाँ बॉटम में दिखाए गए हैं। There are 3 such planes through which you can make this line pass. दो अपोजिट फेसेस के थ्रू आप एक ऐसा प्लेन बना सकते हो कि उस प्लेन में ये लाइन जो है ये let me go back to this. Okay, as I was saying before, यहाँ पे आपके 6 फेसेस हैं। सो किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के थ्रू आप एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर सकते हो जिस पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू ये आपका जो ऑप्टिक एक्सिस है ये पास होगा। जैसे कि मैंने टॉप एंड बॉटम से ये ड्रॉ करके दिखा दिया है। सिमिलरली आप साइड में से भी एक ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं इन दिस वे। सो आपके बेसिकली आप 3 ऐसे प्लेन ड्रॉ कर सकते हो जिसके थ्रू आपका ऑप्टिक एक्सिस जो है वो पास होगा। ओके, इट्स ओके नाउ, फाइन। तो ये जो आपने यहाँ पे ये जो प्लेन बनाए हैं जिस प्लेन के थ्रू आपकी ये ऑप्टिक एक्सिस कंटेन्ड है उन प्लेन को हम प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। ये वाला प्लेन एंड ये वाला प्लेन। लेट मी रिपीट दैट, ऑप्टिक एक्सिस आपका वो एक्सिस होता है जिसके थ्रू आपकी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट की सेम स्पीड होती है। क्योंकि इस क्रिस्टल के 6 फेसेस हैं तो आप ऐसे 3 प्लेन बना सकते हो जिसके थ्रू ये जो ऑप्टिक एक्सिस है ये कंटेन्ड होगा एंड उन 3 प्लेन्स को आप प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल अगेन, ये अगर आपका ऑप्टिक एक्सिस ये एरो से दिखाया गया है, ये यहाँ पे टॉप एंड बॉटम वाला जो प्लेन है उसके थ्रू यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया गया है जो कि इस ऑप्टिक एक्सिस को कंटेन करेगा, एंड फिर इस ऑप्टिक एक्सिस को यहाँ पे साइड में ड्रॉ किया गया है। द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आप कोई भी रैंडमली कट क्रिस्टल नहीं ले सकते हैं निकोल प्रिज्म बनाने के लिए। जो नेचुरली अकरिंग कैल्साइट होगा वो आप निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कट करना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज बेसिकली अलोंग दिस प्रिंसिपल सेक्शन। इस प्रिंसिपल सेक्शन के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। ये जो एंगल्स हैं ये हम स्लाइटली मॉडिफाई कर देंगे, हम अपनी क्रिस्टल को इस वे में कट करते हैं, and which is basically your construction of Nicol prism. Now, let's say that, let's talk about the wavefront for ordinary and extraordinary ray. This S represents the source here. ये वाली जो लाइन है ये आपका ऑप्टिक एक्सिस है। सो ऑप्टिक एक्सिस पे मैंने कहा कि आपकी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लाइट है उनकी जो स्पीड है वो सेम है। सो दैट मीन्स अगर आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम ले लो तो जितना डिस्टेंस आपका ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल करेगी उतना ही डिस्टेंस आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट करेगी, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। आल्सो फॉर द ऑर्डिनरी वेव लाइट वी सेड दैट कि ऑर्डिनरी लाइट में क्या होगा कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टल का सेम रहेगा चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ। सो दैट मीन्स अगर वेलोसिटी इज बेसिकली c upon mu, so if your mu is constant that means your v is also constant. तो फॉर ऑर्डिनरी लाइट योर वेलोसिटी इज सेम इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। अगर आपकी वेलोसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम है तो आप अगर आप 2D में बात करते हो तो सर्कल बनेगा, 3D में अगर आप बात करते हो तो स्फीयर बनेगा उस केस में। ऑन द अदर हैंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव की बात करते हैं, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव अगेन यू यूज द सेम एक्सप्रेशन बट योर म्यू इज नाउ नो लॉन्गर ए फिक्स्ड क्वांटिटी। We said कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। अगर आपका म्यू फिक्स नहीं है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स नहीं रहेगी। अब आपकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाएगी, एंड दिस इज बेसिकली शोन बाय द एलिप्स हियर कि आपकी जो वेलोसिटी है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, अगर आप बात करें इस डायरेक्शन में जा रहे हो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में तो आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो इतना करोगे, और इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप और भी ज्यादा कर सकते हो। इस डायरेक्शन में फिर जाओगे तो फिर आपका कम हो गया, एंड फिर इवेंचुअली आप वापस ऑप्टिक एक्सिस पे आ गए जहां पे आपकी वेलोसिटी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सेम है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एंड द सेम थिंग विल हैपन ऑन द अदर साइड आल्सो। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अगर आप वेव फ्रंट की बात करते हैं तो वो 2D में बात करोगे तो आप इलिप्स बनेगा, और 3D में बात करोगे तो आपका इलिप्सॉइड बनेगा वेव फ्रंट, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज नो लॉन्गर ए कांस्टेंट इन द क्रिस्टल। अब आपकी वेलोसिटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई। नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हियर इफ यू लुक एट, वन कुड आर्ग्यू कि इलिप्स मैंने सर्कल के बाहर क्यों ड्रॉ किया है, इलिप्स कुड have been inside the circle also. मैं एक इलिप्स ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकती थी। Is it universal कि आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो लाइट स्पीड है वो आपकी ऑर्डिनरी से ग्रेटर देन और इक्वल होगी क्या? क्या ये यूनिवर्सली ट्रू है? The answer is no. There are crystals, positive crystals and negative crystals. Let's talk about those crystals. Positive crystals में velocity of ordinary light is greater than velocity of extraordinary light. Hence the name positive crystal. An example of positive crystal is quartz crystal. In the negative crystals, velocity of ordinary light is going to be less than velocity of extraordinary light. An example of negative crystal is calcite crystal. In the case of negative crystal, now let's talk about the wavefront again. You said that velocity of ordinary is less than velocity of extraordinary. तो ऑप्टिक एक्सिस पे तो दोनों की सेम रहनी है। उसके बाद में अगर आप वेव फ्रंट बनाओ, सो वी सेड ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी है वो हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगी, तो यहाँ पे आपका जो है
सर्कल बन जाएगा. On the other hand, your velocity of ordinary is less than velocity of extraordinary. So in the same amount of time, जब आपका ordinary सिर्फ इतना distance travel करेगा, extraordinary इस direction में आपका इतना distance travel कर देगा. Because you are saying that velocity of extraordinary is greater than velocity of ordinary light. Hence, negative crystals में आपका अगर आप वेव फ्रंट की बात करते हो तो ऑर्डिनरी का जो वेव फ्रंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर कंटेन्ड होगा. फॉर द पॉजिटिव क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, योर वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट. हेंस अगर ये अब आपका यहाँ पे सोर्स है एंड दिस इज योर ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस में दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो दोनों के वेव फ्रंट हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट बेसिकली करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे यू आर सेइंग कि आपकी ऑर्डिनरी की लाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ज्यादा है, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम जब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, योर ऑर्डिनरी इज गोइंग टू ट्रेवल द लार्जर डिस्टेंस बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. Hence, in the case of positive crystals, आपका जो है extraordinary wave का wave front है, that would be contained inside the wave front of ordinary wave front. क्योंकि आपकी velocity ordinary light की है, that is greater than extraordinary light. So, depending on the kind of crystals, whether it's a positive crystal or a negative crystal, your ordinary wave front can move faster or slower as compared to extraordinary wave front. वो आपके क्रिस्टल टू क्रिस्टल वेरी करेगा कि आपका पॉजिटिव क्रिस्टल है या नेगेटिव क्रिस्टल है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पाथ डिफरेंस, यहाँ पे अगर आप पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, सो इफ यू अज्यूम कि दोनों की दोनों मोर और लेस, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ दिस क्रिस्टल, अगर इस क्रिस्टल की जो थिकनेस है वो टी है, एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो एंगल आपका रिफ्रैक्शन का है वो रीजनेबली स्मॉल है, सो वी कैन से दैट कि दोनों की दोनों जो रे हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दिस टी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है. सो इन दैट केस अगर अब आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, शुड हैव रिटन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. सो दैट पाथ डिफरेंस वुड बी गिवन बाय व्हाट इज द डिफरेंस in the refractive index of ordinary and extraordinary multiplied by the actual or the physical thickness of the crystal. यहाँ पे आपका म्यू नोट इज ग्रेटर देन म्यू ई, आपका ऑर्डिनरी का हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ग्रेटर है. अगर ये ट्रू नहीं है, देन इन दैट केस यू कैन राइट इट इन दिस. So this will be your path difference between ordinary and extraordinary ray. अगर ये आपका path difference है, and we have discussed that now sufficient number of time, that your lambda path difference corresponds to 2 pi phase difference. So that means अगर ये path difference है तो उसके लिए आपका जो phase difference होगा that would be equal to 2 pi by lambda mu e. You can write modulus here multiplied by t. Modulus basically takes into account if refractive index of extraordinary is greater than or less than refractive index of ordinary light. और आप यहाँ पे modulus ले लेते हैं because we are interested in the path difference. We do not care आपका extraordinary faster move कर रहा है या ordinary है वो faster move कर रहा है. So this will be basically your phase difference. अब अगर आप ये crystal जो है ये आप ऐसा डिजाइन करते हैं कि जिसमें ये जो पाथ डिफरेंस आपने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कराया है, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है, अगर ये लैम्डा बाई 4 होता है तो उसको बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट. और अगर ये वाला जो पाथ डिफरेंस है म्यू नोट माइनस म्यू ई मल्टीप्लाइड बाई टी, अगर ये आपका लैम्डा बाई 2 के इक्वल आता है तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव प्लेट. और अगर ये पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा के इक्वल आ जाता है तो इसको बोलते हैं फुल वेव प्लेट. Which basically means that
कि आपका पाथ डिफरेंस जो है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर एक वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगा तो हम उसको फुल वेव प्लेट बोल देंगे, हाफ वेवलेंथ के बराबर आएगा तो उसको हम हाफ वेव प्लेट बोल देंगे, एंड इफ दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4 देन वी विल कॉल इट क्वार्टर वेव प्लेट. Nicol prism ki, if we talk about Nicol prism, it's basically made up of calcite crystal. As I said before, calcite crystal को आप एक particular direction में काटते हैं. You have to cut it in a particular direction, and the reason for that is because now, if you look at the refractive index for ordinary and extraordinary here, and there is another material which is called as Canada balsam. Canada balsam का जो refractive index है, which is 1.55, it lies between ordinary and extraordinary. Ordinary और extraordinary के बीच में lie करता है. Calcite crystal को क्या करते हैं? Basically, we cut it along the diagonal और हम उसको फिर वापस में चिपका देते हैं. We stick it back. और जब हम इसको वापस में stick करते हैं, तो stick करने के लिए हम Canada balsam use करते हैं, which is basically shown here. As I said before, previously मैंने कहा था कि आपका प्रिंसिपल सेक्शन जो 71 डिग्री एंगल बनाता है, उसको हम फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से we further shape it or cut the crystal in such a way that this angle which was 71 degree, this becomes 68 degree. And ये वाला जो एंगल आपका 112 था, ये आपका ये जो एंगल आपका 109 था, it now becomes 112 degree. So you have to cut the crystal in a specific direction. उसको काटने के बाद में आप इसको diagonally slice करते हो along this axis, and when you stick it back, इसको वापस stick करने के लिए you use Canada balsam. Ma'am, can you please explain the construction again? Okay, so for the construction of Nicol prism, you don't need to go into much detail. The only thing is that it is made up of the calcite crystal. Naturally occurring calcite crystal होता है, उसका अगर आप principal section जो लेते हैं, this basically shows you principal section. उसमें जो एंगल बनते हैं वो आपके यहाँ पे 71 बनता है और यहाँ पे आपका 109 बनता है. आप उस क्रिस्टल को further you need to shape it in such a way that this angle goes to 68 degree from 71 degree, और ये वाला जो एंगल है ये 109 से आपका 1012 डिग्री हो जाता है. And the reason why we do that, I'll just tell you very shortly. फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, इस क्रिस्टल को डायगनली कट कर देते हो along this axis. This is basically a diagonally cut crystal. And then you stick it back. और जब आप इसको वापस stick करते हो तो stick करने के लिए you use Canada balsam. Canada balsam यूज करते हैं जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1.55. And let me write the refractive index of extraordinary and ordinary again for this particular case. And your this was for the ordinary, and for your extraordinary this is 1.486. Now the refractive index of Canada balsam lies between ordinary and extraordinary. You might have heard of total internal reflection, or if your angle of incidence is greater than a critical angle, तो आपकी जो लाइट है वो मतलब इंटरनली वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. डू यू नो अबाउट दैट कॉन्सेप्ट? Yes. ओके, सो फॉर ऑर्डिनरी लाइट आप लोग जो हैं वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं. एंड ये जो फिनोमिना होता है ये हमेशा डेंसर टू रेयरर मीडियम में होता है, जहां पे अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो आपकी जो लाइट है वो वापस इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है. So now by cutting it in this particular direction, we have made sure कि जब आपकी लाइट यहाँ पे split होके extraordinary और ordinary में होएगी. For ordinary light, when you are going from here to here, so your Canada balsam refractive index is 1.55. For ordinary light, it's 1.658. So you are going from denser to rarer medium. आप denser से rarer medium में जा रहे हो, and if your angle of incidence is greater than critical angle, तो आपकी जो light है वो reflect हो जाएगी, and you will be able to stop the ordinary light here itself. Whereas for extraordinary light, you are still going from rarer to denser medium.
आप अभी भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट है वो यहाँ से डायरेक्टली पास हो जाएगी, एंड ऑन दिस साइड यू विल गेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. So this is your concept of Nicol prism कि आपके जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें आपकी लाइट स्प्लिट हो जाती है, आप एक पर्टिकुलर लाइट को स्टॉप कर देते हैं. यहाँ पे ये आपकी पोलराइज लाइट आई है, एक दूसरा निकोल प्रिज्म वहां पे रखिए, उसको रोटेट करिए. एक वन कंप्लीट रोटेशन में आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो अगर 2 बार 0 हो जाती है, दैट मीन्स योर इंसिडेंट लाइट इज अ पोलराइज्ड लाइट. वहां से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपकी जो लाइट इंसिडेंस हुई है वो पोलराइज्ड लाइट हुई है. इट्स द सेम थिंग व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन द पीपीटी, व्हाटएवर वी डिस्कस्ड हियर. The last way to get a plane polarized light is polarization by selective absorption, जिसको कि डाइक्रोइज्म भी बोलते हैं. An example of these kind of crystals is tourmaline. ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये भी अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स होते हैं. That means they have the different physical property in different directions. तो जैसे ही आपकी लाइट इसमें एंटर होगी, एज वाज इन द केस ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, यहाँ पे भी आपकी जो लाइट है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, विच इज शोन इन द फिगर हियर. एक जो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाया गया है, एंड दूसरा जो है वो आपको इस डायरेक्शन में दिखाया गया है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इस क्रिस्टल का है अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में. फिजिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, व्हिच बेसिकली मींस दैट वो लाइट को कितना एब्जॉर्ब करेगा. नाउ दीज क्रिस्टल्स हैव डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर दीज टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. आपकी इंसिडेंट लाइट जो है वो 2 लाइट्स में स्प्लिट हुई है, एक जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरा जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. अब इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी इज दैट बिकॉज इट्स एन अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल, सो it will have different absorption coefficient for this ray and different absorption coefficient for this ray. So what would happen is that the absorption coefficient for one of the waves is going to be much larger, और ये वाली जो लाइट है वो आपकी फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड वो क्रिस्टल में एब्जॉर्प्शन से स्टॉप हो जाएगी. एंड द सेकेंड कंपोनेंट फॉर विच द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज मच स्मॉलर, वो आपका it will pass through the crystal and it will appear on the other side of the crystal without much absorption, because the absorption coefficient of crystal for this component of light is much smaller as compared to the other component of the electric field vector or other component of wave, and this would lead to a quick absorption of this component of wave, and ये वाला जो component है वो आपका absorb होगा नहीं, वो आपका दूसरी side में as it is appear हो जाएगा. And that is why this is called as polarization by selective absorption, और इसको डाइक्रोइज्म भी बोलते हैं. और ये जो क्रिस्टल्स हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं उनको डाइक्रोइक क्रिस्टल्स बोले जाते हैं. As I said before, an example of this crystal is tourmaline crystal, and these crystals are also anisotropic crystals, which basically means that they will have the different physical property in different directions. So this is a very small topic about the dichroism. Now we are going to talk about. Can you please हाँ जी explain बच्चे. this again? Dichroism. Dichroism. Can you please explain again? हाँ जी बच्चे. Let me do that. So dichroism is basically your selective absorption of light. आपकी लाइट का सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका कॉपर वायर ग्रिड पोलराइजर में या पोलराइड्स में होता है, वहां पे भी क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे भी आपकी जो लाइट है क्रिस्टल में जैसे ही आपकी एंटर हुई, आपकी लाइट के 2 लीनियरली पोलराइज्ड पार्ट्स में डिवाइड होगी, जैसे कि डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में होती है. आपकी लाइट मतलब 2 कंपोनेंट्स में लिटरली आप अज्यूम कर लो कि वो डिवाइड हो गई है. अब
आपका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो इस डायरेक्शन के लिए डिफरेंट है एंड इस डायरेक्शन के लिए डिफरेंट है. लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर एंड दिस एज पैरेलल. इस वाले कंपोनेंट के लिए आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू दिस कंपोनेंट. सो ये वाली जो लाइट का कंपोनेंट है, ये जैसे जैसे लाइट आपकी क्रिस्टल में फॉरवर्ड मूव करती जाएगी, ये फास्टली एब्जॉर्ब होती चली जाएगी. Whereas the second component for which the absorption coefficient is very small, वो वाला जो component है वो बिना without much absorption it will appear on the other side of the crystal. वो आपका क्रिस्टल के दूसरी साइड में appear हो जाएगा and on this side of the crystal then you will get a plane polarized light. Again, अगर आपको चेक करना ये प्लेन पोलराइज लाइट है या नहीं है, ऑफ कोर्स आप निकोल प्रिज्म यूज कर सकते हो, बट आप टूरमेलिन का सेकंड क्रिस्टल भी ले सकते हो. सेकंड क्रिस्टल टूरमेलिन का लो, उसको आप रोटेट करना स्टार्ट कर दो, 2 टाइम्स आपकी जो लाइट यहाँ से अपीयर हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जानी चाहिए. इफ दैट हैपेंस, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ प्लेन पोलराइज लाइट हियर. जो क्रिस्टल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, those crystals are called as dichroic crystals and this phenomena is called as dichroism. This is an example कि आपके पास में यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई, यहाँ पे P1 पोलराइजर था. यूजुअली ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं पोलराइड्स में, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन या पास एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है कि ये वो एक्सिस है जिस एक्सिस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगा. सो यहाँ से आपको लीनियरली पोलराइज लाइट आ गई है. अब अगर आप यहाँ पे एक सेकेंड पोलराइजर लगा दो, सेकेंड पोलराइजर का अगर पास एक्सिस इस पोलराइजर के पास एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे आपकी जितनी लाइट होगी, लेट्स से आपके पास में यहाँ पे आई नोट इंटेंसिटी थी, तो यहाँ पे भी आपको आई नोट इंटेंसिटी मिल जानी चाहिए. बट अगर इन दोनों के पास एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो 0 हो जाएगी उस केस में. ये जो दो पोलराइजर्स हम बात कर रहे हैं, ये दो आपके निकोल प्रिज्म हो सकते हैं, ये दो आपके टूरमेलिन क्रिस्टल हो सकते हैं, ये दो आपके पोलराइड्स भी हो सकते हैं. दे कैन बी एनी ऑफ these materials. Now let's talk about Malus law. I think आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करते हो. यहाँ पे हाउ डू वी डिसाइड, यहाँ पे तो हमने दो एक्सट्रीम केस डिसाइड कर दिए कि जहाँ पे आपके पास एक्सिस या तो पैरेलल थे या परपेंडिकुलर थे. अगर पैरेलल है तो यहाँ पे जितनी इंटेंसिटी थी उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे अपीयर हो गई. अगर परपेंडिकुलर है तो वो इंटेंसिटी जो है वो आपकी 0 हो गई. व्हाट इफ दे आर नाइदर पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर? व्हाट इफ दे सबटेंड सम फाइनाइट एंगल बिटवीन देम? अगर दोनों के बीच में एक फाइनाइट एंगल होगा तो उस केस में क्या होगा? एंड बिफोर वी गो देयर, आई होप दैट यू नो, अगर यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी आई नोट है अनपोलराइज लाइट की, तो जब आपकी यहाँ पे लीनियरली पोलराइज लाइट यहाँ पे आएगी इस पोलराइड के थ्रू पास होने पे, तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि आप इंटेंसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हो. एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा. एंड इफ दिस इज ट्रूली अनपोलराइज्ड लाइट, दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है. तो जब आप ब्रेक करोगे तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर. तो यहाँ पे अगर आपकी इंटेंसिटी आई नोट है तो 50% आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होना चाहिए, 50% यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो लाइट आपकी ट्रूली अनपोलराइज्ड लाइट है. और इसका एक कंपोनेंट टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक पास होगा, तो हाफ कंपोनेंट, हाफ जो उसकी इंटेंसिटी है वो वहां पे पास होगी अनपोलराइज्ड लाइट की किसी भी पोलराइजर के थ्रू. एंड फिर उसके बाद में ये आगे डिसाइड होगा इन दोनों के बीच में रिलेटिव एंगल क्या है, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे आपकी कितनी इंटेंसिटी है वो अपीयर होगी, which is basically decided by your Malus law. Your Malus law basically states that कि यहाँ से आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आई, फर्स्ट वाला पोलराइड्स basically acts as polarizer, the second one will be acting as analyzer, क्योंकि इसके थ्रू you are basically analyzing your polarized light. That is why the name analyzer. अब अगर यहाँ से आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराई तो पहला वाला जो आपका पोलराइड है या पोलराइजर जो है वो उसको पोलराइज कर देगा एंड यहाँ पे आपकी एक सर्टेन इंटेंसिटी आएगी. Now if this second polarizer
subtends an angle theta, the path axis, I should correctly say, if the path axis of this second polarizer subtends an angle theta with the path axis of the first polarizer, ये आपका फर्स्ट पोलराइजर का पास एक्सिस है जो कि यहाँ पे वर्टिकल दिखाया गया है, उसके साथ में आपका जो सेकंड वाला पोलराइजर है वो थीटा अगर एंगल सबटेंड करता है तो यहाँ पे जो आपकी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज बेसिकली योर मैलस फ्लो which states that अगर आपके इस वाले सेकेंड वाले पे इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नोट है और अगर ये पोलराइज्ड है तो यहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी आएगी वो आई नोट कोस स्क्वायर थीटा आएगी, where theta is the angle between this polarizer and this analyzer. इन दोनों के पास एक्सिस के बीच में क्या एंगल है. How this expressions come out? For example, let's take ये आपका एक पोलराइजर दिखाया गया है जो सर्कुलर शेप में दिखाया गया है. इफ दिस पोलराइजर पे आपकी जो लाइट इंसिडेंट होती है अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, if this is the direction of electric field and theta is the angle इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके पास एक्सिस के बीच में, राइट, यहाँ पे ये थीटा एंगल है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके जो पास एक्सिस है उसके बीच में क्या एंगल है, दैट एंगल इज थीटा. तो आपका EY है वो आपका E cos थीटा होगा, EX है वो आपका E sin थीटा होगा. EX इसके पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये आपका टोटली स्टॉप हो जाएगा. EY जो है वो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाला जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो आपका पास हो जाएगा, राइट. नाउ यू नो दैट intensity is going to be basically square of this term, and hence your I will be nothing but I naught cos square theta. यहाँ से आपका एक्सप्रेशन मैलस लॉ का आता है क्योंकि इवेंचुअली तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो आपका पास होगा या स्टॉप होगा, अभी तक हमने जो भी देखा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वो कंपोनेंट आपका पास हो पाएगा जो आपके पोलराइजर के पास एक्सिस के पैरेलल होगा. जो कंपोनेंट आपके पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा जो कि यहाँ पे EX होगा वो आपका टोटली स्टॉप हो जाएगा, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो या कुछ भी हो. बट जो पैरेलल कंपोनेंट होगा विच इज शोन बाय EY हियर वो आपका पास हो जाएगा, एंड बिकॉज योर इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी amplitude square, so your intensity will be I naught cos square theta, जो कि आपका मैलस लॉ है वो basically expresses this expression here. Now we'll talk about two quick applications of polarizers. We said that आपकी windshield में होता है polarizers. Now how do we decide polarizer कैसे लगेगा? तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ये हेडलाइट है जो अप्रोचिंग व्हीकल है इस डायरेक्शन में आ रहा है एंड दिस इज योर कार विच इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू अगर आप फ्रंट में स्टैंड करते हैं 45 डिग्री पे पास एक्सिस होना चाहिए जो पोलराइजर के आप शीट अप्लाई कर रहे हो, वेदर इट्स हेडलाइट और विंड स्क्रीन. यहाँ पे आपको इस आप देख रहे हो तो ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है. द रीजन इज दैट क्योंकि यू आर सिटिंग इन द कार हियर. अगर आप यहाँ पे कार के फ्रंट में खड़े होके देखोगे दिस इज 45 डिग्री टू द राइट, सो द पास एक्सिस हैज टू बी 45 डिग्री टू द राइट. ये आपका परपेंडिकुलर है, ये उसके 45 डिग्री है, ये आपका परपेंडिकुलर है, एंड इफ यू आर स्टैंडिंग हियर देन दिस इज गोइंग टू बी योर राइट हैंड साइड. अब क्या होगा जब आपकी गाड़ी और ये आपका व्हीकल है, इफ व्हेन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, तो इन दोनों के पास एक्सिस हैं. इसका 45 डिग्री राइट हैंड साइड में है, इसका 45 डिग्री यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा बिकॉज यू आर सिटिंग हियर इनसाइड द कार. तो इन दोनों के पास एक्सिस हैं वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिवली 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर देंगे. और यू नो कोई भी दो पोलराइजर्स हैं अगर या पोलराइड हैं अगर उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो आपकी जो इंटेंसिटी है दैट वुड बी 0.
एंड फिर आपको वहां पे ग्लेयर नहीं फील होगा बिकॉज ऑफ द हेडलाइट ऑफ द अप्रोचिंग व्हीकल। आपका जो अप्रोचिंग व्हीकल होगा उसकी हेडलाइट की वजह से जो ग्लेयर होगा वो यहाँ पे ड्राइवर को फील नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइड की मैम ये। हाँ जी मैम wouldn't like the normal light which is there, that would also be not there, so it would be entirely dark for the driver. Like how will he be able to see? बट इंटायरली डार्क तब होगा जब ये हेडलाइट ने भी पोलराइजर लगाया होगा या पोलराइड लगाया होगा और आपकी विंडशील्ड पे भी लगा होगा। अगर इसने फॉर एग्जांपल नहीं लगाया है, सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, दैट ग्लेयर विल बी स्टिल रिड्यूस्ड, आपकी ग्लेयर फिर भी कम हो जाएगी। हालांकि उस टाइम में आपकी जो इंटेंसिटी है वो एब्सोल्युटली जीरो नहीं होगी, बट ग्लेयर जो है वो आपकी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। Ma'am, I could not understand. ओके, हियर वी आर अज्यूमिंग कि ये जो हेडलाइट है इसके ऊपर भी पोलराइजर लगा है और विंड स्क्रीन है उसके ऊपर भी पोलराइजर लगा है। वी आर टेकिंग दैट हाइपोथेटिकल केस, राइट? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, सो अगर इसके जो हेडलाइट है उसके ऊपर भी पोलराइड की शीट लगी और इसके ऊपर भी लगी है तो दोनों के बीच में इफेक्टिव एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा और हेडलाइट की जो स्ट्रॉन्ग लाइट होगी वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। बट अप्रोचिंग व्हीकल होता है उसके ऊपर हेडलाइट के अलावा देयर आर अदर लाइट्स आल्सो, बाकी लाइट्स भी होती है ना, तो वो एब्सोल्युटली डार्क नहीं होगा, आपको वहां पे दिखाई तो देगा ही। दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? Yes हेलो ma'am. हेलो Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, सो वी आर जस्ट नाउ फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंटेंस लाइट जो आपके अप्रोचिंग व्हीकल से आ रही है, बट उसके अलावा आपके पास और भी लाइट्स होंगी। एंड द सेकेंड थिंग इज वी आर आल्सो सेइंग कि आपने भी पोलराइड लगाया है और इसने भी पोलराइड लगाया है। देयर आर चांसेस, हो सकता है कि आपने अपनी विंड स्क्रीन पे नहीं लगाया हो, यहाँ पे हेडलाइट पे लगा हो। देयर आर आल्सो इक्वल प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हेडलाइट पे नहीं लगा हो, आपने सिर्फ अपनी विंड स्क्रीन पे लगाया हो। उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो लाइट आएगी वो लाइट आपके इस पोलराइड आपने जो लगाया है उस पे 45 डिग्री का एंगल है वो सबटेंड करेगी। हेलो Yes ma'am. हाँ Understood. हाँ जी, उस केस में जो है वो आपकी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। Was that your question? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Okay. The another application is adjustable tint windows, जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं आपके एरोप्लेन्स में। जैसे आपकी अगर सनलाइट आती है या आपके जो फैंसी होटल्स में जो विंडोज होती हैं या कर्टेन्स होते हैं, वहां पे बेसिकली आपके दो पोलराइजर लगे होते हैं। दोनों पोलराइजर के अगर पास एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, और अगर आपके पास में दो यहाँ पे पोलराइजर लगे हैं, जैसे जैसे आप उनके बीच में एंगल चेंज करते चले जाओगे आपकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। एंड इवेंचुअली अगर आप दोनों के दोनों पोलराइजर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दोगे तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो जीरो इंटेंसिटी उस केस में हो जाएगी। एंड हेंस यू कैन एडजस्ट द डार्कनेस इन द रूम, या विंडोज के थ्रू कितनी लाइट ट्रांसमिट होगी वो आप वहां से डिसाइड कर सकते हो। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड्स which is part of your syllabus, and this ends polarization. I would like to tell you another thing. आपके जो अभी टीवी आते हैं LCD जिनकी स्क्रीन होती है, या इवन आपके जो फोन्स होते हैं जिसपे LCD स्क्रीन होती है, वो जो आपकी लाइट आती है फोन की स्क्रीन में से या टीवी में से आती है वो पोलराइज्ड लाइट आती है। इफ बाय एनी चांस, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो पोलराइज्ड लाइट आती है? अगर आपको कहीं से भी एक पोलराइजर मिल जाता है, अगर आप फॉर एग्जांपल मूवी कभी देखने जाते हो, 3D जो आपको ग्लासेस मिलते हैं वहां से अगर आप एक लेंस लोगे, उसको अपनी फोन के स्क्रीन के सामने आप रोटेट कीजिए, आपके फोन की स्क्रीन 2 बार डार्क हो जाएगी इन वन कंप्लीट रोटेशन, एंड द सेम विल हैपन इन फ्रंट ऑफ योर टीवी आल्सो। दिस इज नॉट डन इंटेंशनली। एलसीडी में आपके जो लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को सर्कुलरली, आपकी लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट उसमें से आनी स्टार्ट हो जाती है।
So it doesn't give you any advantage from TV or phone point of view. It's just a property of liquid crystals कि उनके थ्रू जब लाइट पास होती है वो लाइट को पोलराइज कर देते हैं. बट नॉनदलेस इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि आपके टीवी में से जो लाइट आती है, अगर आप टीवी के स्क्रीन के आगे एक पोलराइजर रख के उसको रोटेट करो तो आपकी टीवी की स्क्रीन डार्क हो जाएगी. एंड दैट विल बी योर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि आपके जो टीवी में से लाइट आ रही थी वो आपकी पोलराइज लाइट आ रही थी. एंड द सेम इज ट्रू फॉर योर फोन स्क्रीन आल्सो. सो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम you get a polaroid or polarizer in your hand, just try doing that. I think I'll stop here. Anyone has any quick doubt?